Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 21st of August 2023. From today's newspaper, we would be covering these three important topics. The number one is about the criminal laws bills remaining as a needless meddling. इन दिस रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने अभी मॉनसून सेशन के कुछ लास्ट डेज के अंदर बिल पेश किया था। तो हमारे जो क्रिमिनल लॉज है उसको चेंज करने की बात हो रही है जो कि पास हो चुका था। यहाँ पे राइटर का जो मुद्दा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द कंटेंट जो कि उस बिल के अंदर है। उनका जो पूरा फोकस इस एडिटोरियल में वो ये है कि इसका जो ये आपके पास जो लॉस है उन लॉस का जो नाम है वो आप इंग्लिश से हिंदी में जो आपने कन्वर्ट किया है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। इट इज नॉट एट ऑल सुटेबल विथ रिस्पेक्ट टू अवर कंट्री, विथ रिस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ अवर कंट्री, राइट? The second topic is about the pilot fatigue. पायलट के अभी बहुत सारे केसेस है, एक्चुअली बहुत टाइम पहले भी ये केसेस था कि पायलट थक जाते हैं, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, प्रॉपर लीव नहीं मिल रही है वर्क प्लेस से। दैट इज द रीजन वो जो काम कर रहे हैं वो एक डेंजरस कंडीशन में कर रहे हैं बिकॉज उनके हाथों में सिविलियंस की लाइफ है। तो ये पायलट फैटिग से रिलेटेड एक टॉपिक आया है। और फिर आपके पास एक एडिटोरियल रिगार्डिंग द कच्चीकू कंट्रोवर्सी। ये एक आइलैंड है बिटवीन द इंडियन एंड श्रीलंकन टेरिटरी जो कि एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, उसकी जो कंट्रोवर्सी है उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? Now, before we start the discussion, please do subscribe our channel IAS Cafe and like and share our videos. If you're really liking our videos, please do like it, please do share it with your friends. And the valuable comment, the genuine feedbacks are always welcome. Please do write down in the comments. Regarding the voice quality, yes, we agree that was a technical glitch. I think we had already resolved it. And if you are not able to get still the proper voice, I think I would request meanwhile you can use some kind of a headphone or a Bluetooth. It would be easy for you to, get your voice in a proper way. Now, coming to the first topic, that is the criminal law bill renaming is a needless meddling. इसके पहले ही जो इंट्रोडक्शन है उसी में राइटर ये अपना जो ऑब्जेक्टिव है या एम है वो क्लियर कर रहा है कि इस पूरे आर्टिकल में मेरा यानी राइटर का कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इन कंटेंट जो है इन बिल का उसको मैं डिस्कस करूं, राइट? दैट इज दिस आर्टिकल इज नॉट अबाउट द कंटेंट ऑफ दीज बिल्स, द कंट्रोवर्सीज ऑन दैट विल प्ले आउट बट देयर नेम्स, यानी कि यहाँ पे आई एम सॉरी, ये जो बिल है इनके ऊपर जो कंटेंट है इसका राइटर का कोई कहना नहीं है। इनके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज है वो बहुत सारे जो डिस्कशन है वो हो चुके हैं। यहाँ राइटर के आज का फोकस है उसकी नेम को लेके, जैसे कि इंडियन पेनल कोड, इसको रिप्लेस करके नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका नाम आया है भारतीय साक्ष्य बिल। तो ये जो तीन क्रिमिनल लॉज है जिसका इंग्लिश में नाम कन्वर्ट करके आप हिंदी में जो लॉ नाम बना रहे हो, इससे रिलेटेड यहाँ पे जो बात है वो दैट ये जो नाम है हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स है, हाफ ऑफ द सिटीजन्स जो है इन नामों से बिल्कुल भी जो है फेमिलियर नहीं है, ये टोटली अनफेमिलियर। इवन हमारे जो लीगल प्रैक्टिशनर्स है जो कि जुडिशरी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, दे आर जो कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी में दे आर नॉट एट ऑल फेमिलियर। तो एक पहला रीजन बन जाता है कि ये एक एक्सेप्टेबल चीज नहीं है इंडियन सिटीजन्स के लिए। सो इट इज अ फेल द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी कि कोई भी नया अमेंडमेंट या चेंज जो होता है उसकी जो पहली एक्सेप्टेबल चीज होती है उसका पहले ही टेस्ट में ये फेल हो जाता है। दूसरा फेलियर का रीजन या फिर दूसरा क्रिटिकल और जो थिंग क्रिटिसाइज जो कर रहा है यहाँ पे राइटर वो ये है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 348 है वो क्या बोलता है कि
all the text of all the act passed by the parliament, यानी जो पार्लियामेंट है वो जो भी एक्ट पास करता है, वो जितने भी एक्ट पास करता है उसका जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। Article 348 of Indian Constitution clearly mentions that every text of all the act passed by either Parliament or the state legislature should be in the English. That means ये जो तीन नाम चेंज करके आपने हिंदी में नाम बदले हैं, ये एक तरह से इलीगल भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये आपके आर्टिकल 342 के अगेंस्ट है, यानी ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज जो है वो यहाँ पे कर दी गई। The body of this new bill is in the English language, लेकिन जो टाइटल है वो यहाँ पे हिंदी में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड द लीगल रेजीम। अब यहाँ पे लॉ के बारे में बात करते हैं कि लैंग्वेज को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो क्या है। देखो, अगर लीगल रेजीम के बारे में बात करते हैं तो ये क्लियरली मेंशन है दैट इंग्लिश shall remain an official language until the resolution for its discontinuance as an official language is adopted by state legislatures and by the parliament। अगर मैं रूल की बात करूं, अगर मैं लॉ की लैंग्वेज में बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, हमारे कानून क्या कहता है कि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा तब तक जब तक स्टेट या पार्लियामेंट उस ऑफिशियल लैंग्वेज को रद्द करने के लिए, डिसकंटिन्यू करने के लिए रिजोल्यूशन पास नहीं कर देगी। So that is a dim prospect when we aim to strong play in the globalized world. In a linguistically diverse country, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर राइटर उठा रहा है डाइवर्सिटी की। अगर हम इंडियन की बात करें, पूरी कंट्री के बारे में बात करें, ठीक है, ध्यान से समझो इसको, बहुत ही सेंसिटिव एक्चुअली टॉपिक यहाँ पे राइटर ने उठाया, व्हिच आई अप्रिशिएट। इफ आई टॉक अबाउट द इंडिया, राइट, तो आप ले लीजिए पंजाब, पीपल स्पीक पंजाबी। Even the districts from certain Rajasthan like Ganganagar, Hanumangarh, they speak Punjabi. Rajasthan is about the Hindi. Gujarat is about the Gujarati. साउथ में आपके हर एक स्टेट में आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी, मद्रासी मिलेगा आपको, तेलुगु मिलेगा आपको, कन्नड़ मिलेगा आपको, राइट। आप हिमाचल में चले जाए डिफरेंट लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्ट डिफरेंट लैंग्वेज, और दिल्ली और आपके पास ये जो स्टेट्स है वहां पे आपको हिंदी मिल जाएगा, करेक्ट। सो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन वेरी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, बट यहाँ पे मैं लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में बात करना चाहूंगी। प्लीज डू फोकस हियर विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेज दैट such a country where we see the linguistically diversity has been flash point for several protests and people's movement। तो ये ऐसा मुद्दा है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे आप ऑब्वियसली लैंग्वेज एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लैंग्वेज बहुत ही डाइवर्स जैसी चीज है इंडिया में, वहां आप ऐसा किसी लॉ का नाम हिंदी में आप टर्म कर रहे हो तो यहाँ से आप पीपल का जो रिजेंटमेंट है वो बिल्कुल उठ के आएगा। आप जो लोगों की जो इमोशन है, जो सेंटिमेंट है, आप पूरी तरह से उनको हर्ट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक रीजन में जो लोग हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज से अटैच होते हैं। आप कितनी भी इंग्लिश बोलो, आपको एक बार तो लगेगा कि नहीं लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, या फिर हमारी जो हिंदी है उसमें बात करते हैं, या फिर तेलुगु में बात करते हैं, करेक्ट। बिकॉज आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है आपसे हमेशा, आपके मन में हमेशा एक जो है सेंटिमेंट उसके लिए अटैच जरूर होगा, करेक्ट। द फैक्ट दैट इंडिया, एक और यहाँ पर राइटर फैक्ट प्रूव कर रहा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट डिवाइड नहीं होगा, ये पहले बोला गया था, लेकिन उसके बावजूद इतने प्रोटेस्ट हुए दैट लैंग्वेज वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे स्टेट का डिविजन हुआ। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राइट। सो यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी डिफरेंसेस की वजह से जब स्टेट डिवाइड हुए हैं, एक बहुत ही सफिशिएंट रीजन है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दैट how deeply intertwined language is with the identity of the state and their residents। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये याद दिलाने के लिए कि जो प्रोटेस्ट किए गए थे, फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब,
कर्नाटका जब 1960 के टाइम पे हिंदी को सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने की बात हुई, तो वो ये टाइम था जब इन सारी स्टेट्स ने बहुत ही भारी तादाद में प्रोटेस्ट यहाँ पे किए थे। और ये जो इशू एक हाईली इमोटिव इशू है जो कि कंटिन्यू कर रहा है। लैंग्वेज हमारी कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज एन अटेम्प्ट टू यूज हिंदी इन द नेम्स ऑफ द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब राइटर क्या कह रहा है कि इन बिल के नाम के जरिए ये एक कोशिश की जा रही है कि आप हिंदी को फिर से इम्पोज करना चाह रहे हो बाकी जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि आपका ये जो रीजन है कि हिंदी बोलने वाले लोग मेजोरिटी में है, तो ये एक आप मेजोरिटेरियनिज्म को थोप रहे हो ऑन द माइनॉरिटी पीपल, सो इट इज नॉट अ गुड इनफ रीजन, राइट? दैट इज द एंजाइटी of non-Hindu speakers finds its roots in the events that are taking place around us now. Statements by the persons in the positions of power that Hindi must be accepted as a national language soon and issuance of the Hindi only forms a public entity. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, वहां पे भी एक प्रोटेस्ट हुआ था दैट हिंदी को आप इम्पोज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? 2019 में ओनली हिंदी कैन वर्क टू यूनाइट द कंट्री, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया था। ही मेक्स अ सिमिलर स्टेटमेंट दैट एवरी हिंदी दिवस एंड दैट कैन बी ओनली कीप द इशू बर्निंग। अब जो परसेप्शन है दैट there is an attempt to privilege India's most spoken regional language over other regional languages and to place it above other languages as essential to a person's identity as an Indian. तो यहाँ पे परसेप्शन बताया जा रहा है कि कोशिश करी जा रही है कि एक हिंदी जो कि रीजनल लैंग्वेज है उसको बाकी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर थोपा जा रहा है एक आइडेंटिटी देने के लिए कि आप एक इंडियन हो। इंडिया में मोस्टली हिंदू रिलीजन के लोग हैं, तो द इशू सिर्फ एक लैंग्वेज को लेके नहीं है, यहाँ इशू है कल्चर की प्रोटेक्शन को लेके, डाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन को लेके, इंक्लूसिविटी, आपका जो डाइवर्सिटी को लेके जो रिस्पेक्ट है उसको लेके। तो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट कि आप मेजोरिटी में हो दैट विल नॉट वर्क। To say we are more in number, so other communities must assimilate into our culture and speak the language, ये सिंपली एक मेजोरिटेरियनिज्म का आप फंडा जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं। So the legal position of the country is that English shall continue to remain an official language until the non-Hindi speaking state desires to. The prerogative to have Hindi as the sole official language therefore does not lie with those in the Hindi heart. The constitutional position is also that the text of the laws introduced in the parliament shall be in English. The meaning of these bills is just an old fire जो कि unconstitutional है, आप उसको फिर से जगा दें। Change the names. The plain fact also is that English, आप बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे देखो, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करो या हाई कोर्ट के बारे में बात करो, अगर आप सभी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है पॉलिटी को लेके तो आप सबको पता होगा कि इनकी जो लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश। जजेस जो है दे आर ट्रांसफर्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री, बट उनकी जो स्टैट्यूज है वो इंग्लिश में रीड किए जाते हैं, राइट? वो एक रीजनल लैंग्वेज को फॉलो नहीं कर सकते। हम एक कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करते हैं जहां पे इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, राइट? द लॉ रिक्वायर्स एटमोस्ट प्रिसिशन एंड क्लैरिटी इन द प्लीडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड जजमेंट। सो यहाँ पे आपने जो नाम चेंज किया है इट इज टोटली रॉन्ग। आई होप my attempt to clarify this topic is successful. I wish this first editorial is absolutely clear to all of you. Please take a time of 1 minute, just recall it. If you have any doubt, let us know in the comment section. Okay. Coming to the second topic is about the pilot's faculty. ये एक बहुत ही कम डिस्कस टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट, serious and a dangerous thing which is happening in our country. जितनी भी एयरलाइंस हैं उनमें जो पायलट हैं
उनकी कंडीशन बहुत बुरी है, उनको छुट्टी नहीं मिलती है हफ्ते में 2 दिन की, जस्ट 1 डे ऑफ उनको मिलता है, दे आर जस्ट फ्लाइंग कॉन्टिन्यूसली, they are sleepless, they are sleepy all the time. That is the reason they are suffering from cardiac arrest, heart attacks, many other diseases, crash of the planes. उसको लेके ये जो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे आया बिकॉज फ्यू डेज बिफोर द पायलट रिफ्यूज दैट आई कैन नॉट फ्लाई बिकॉज आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ द सिविलियंस, द लाइफ ऑफ द सिविलियंस. तो इसको जो है राइटर ने 90s के केस से स्टार्ट किया एक एग्जांपल देते हुए दैट 12 अक्टूबर 1976 का टाइम था कि एक एयरलाइन जो है वो क्रैश हो गई जब वो बॉम्बे से टेक ऑफ कर रही थी एंड उसने अटेम्प्ट किया फॉर एन इमरजेंसी लैंडिंग जिसमें 95 पैसेंजर्स की डेथ हो और जो इंजन है उसमें आग लग गई. जब उनसे पूछा गया, ठीक है, एक्चुअली जब उनकी जब डेथ हो गई थी, जब अमंग द जो उनके लास्ट वर्ड थे वो ये थे दैट जो वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुए, ही वॉज फीलिंग स्लीपी. The pilot said, I was feeling sleepy. This was his last word, just recorded में record. तो एक एग्जाम्पल, एक हिस्टोरिक जो पास्ट का जो एग्जाम्पल है उसको याद करते हुए रीसेंट क्रू इंसिडेंट्स के बारे में राइटर यहाँ पे बोलता है दैट इन द पास्ट वीक there have been reports of some Indian pilots who passed away due to the cardiac arrest. One of them was a pilot of Indian origin, जो कि वेस्ट एशिया की तरफ फ्लाई कर रही थी. एक और पायलट थे which was employed in a major private airlines, जो कि कोलैप्स हुआ और उनकी डेथ हुई इन द नागपुर जस्ट बिफोर हिज फ्लाइट. और थर्ड इंसिडेंट होता है एक पायलट का इन द लेजेंड अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट फ्रॉम द मियामी टू सेंटियागो चिली who collapsed on the flight and where the co-pilot had to land the aircraft. तो 10 साल पहले एक और पायलट पास अवे हुए जिनकी डेथ हो गई थी सेम रीजन की वजह से. तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं दो एयरलाइन मैनेजमेंट और जो एविएशन रेगुलेटर है इंडिया के लिए, क्या वो फैटीग, स्लीप डिप्राइवेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं? हमारा जो भी ये मैनेजमेंट कर रहा है, do they understand the meaning of fatigueness, the sleep deprivation? क्या सिर्फ प्रॉफिट और पैसेंजर का नंबर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एयरलाइन बिजनेस के लिए? इंडिया की अगर बात करते हैं, इनके रूल्स सबसे वर्स्ट है, वर्स्ट सेट ऑफ रूल्स ऑन द फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशन. द पीपल जिन्होंने ड्राफ्ट किए रूल्स, उनको कोई क्लू नहीं है कि इसके कितने ज्यादा रिस्क हो सकते हैं. इंडिया का जो डीजीसीए और जो एयरलाइंस है उनको एक चैप्टर पढ़ना चाहिए, द पायलट फैटिग एंड रेगुलेशन ऑफ एयरलाइन शेड्यूल इन द पोस्ट वॉर ब्रिटेन इन पब्लिकेशन बैलेंसिंग द सेल. ये राइटर का है. फैटिग और स्ट्रेस के बारे में राइटर बोलते हैं ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे ओनली वन इन्वॉल्व डेथ इन द कॉकपिट ऑन अ पैसेंजर फ्लाइट. यहाँ पे बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक डेथ के बारे में बात हो रही है क्योंकि कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्योंकि फॉर्चुनेट थे कि उनके साथ एक और, जैसे कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट देयर आर एटलीस्ट 2 पायलट्स अनाउंस होता है ना कि वन इज फ्रॉम द राजस्थान, वन इज द पायलट इज फ्रॉम द गुजरात, वी कैन स्पीक दिस हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, दिस लैंग्वेज, करेक्ट. तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि बहुत फॉर्चुनेट थे हम कि यहाँ पे जो पायलट है उसमें सिर्फ एक की डेथ हुई, लेकिन को पायलट थे जो कि एक्सपीरियंस थे, वेल ट्रेन थे, जिन्होंने सेफ लैंडिंग जो है वो करवाई. तो यहाँ पे जो डेथ हुई पायलट की जस्ट बिफोर द कमेंसिंग शुड बी अ वेकअप कॉल. सो इट शुड बी अ वेकअप कॉल. और यहाँ से बहुत सारे जो सवाल है उसका आंसर यहाँ पे देने पड़ेंगे. वन ऑफ देम इज एक्सपीरियंस लेवल and also the competence of the co-pilot if there is a serious issue involving the crew during the flight. एयरलाइन will claim that the pilots are well trained in meet their, देखो एयरलाइन तो हमेशा यही बोलती है हमारे पायलट वेल ट्रेन्ड है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स उनको फुलफिल करते हैं, we are sure that there is no problem. लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि 40 साल से having been a pilot, वो एक पायलट है, I have been observed the proficiency checks are manipulated.
कि ये जो चेकलिस्ट होती है ये पूरी तरह से मैनिपुलेटेड हुई। यहाँ पे बहुत सारी डेफिशिएंसीज है जो आप हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स 14 वॉल्यूम 1, airlines the world over have a minimum total cockpit time experience for both the pilot put together। तो यहाँ पे राइटर का क्या कहना है कि जो एयरलाइंस है कॉकपिट के अंदर जो दो पायलट होते हैं उनमें एक टाइम पीरियड होता है कि वो कितने टाइम तक उसमें काम कर सकते हैं। उनके बाद उनको जब वो फ्लाइट लेके उतरते हैं तो उनको कम से कम 48 आवर्स का उनको रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो अपनी स्लीप साइकिल को रिकवर करे, राइट। सो ये इंडिया के जो रूल्स है उसको वो एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे वो एक कोट बोलते हैं दैट उनका कहना है कि ह्यूमंस आर ह्यूमंस नो मैटर व्हाट, दे आर नॉट मशीन्स। ह्यूमंस ह्यूमंस इंसान इंसान ही रहेगा, आप उसको मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वन साइज फिट ऑल वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। हो सकता है माई बॉडी does not accept the work life in the night, मैं रात को नहीं काम कर सकती, मेरी बॉडी उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकती। हो सकता है कोई और है वो रात को जग सकता है, राइट। हो सकता है कि मैं 2 दिन कंटिन्यूसली काम कर सकती हूँ, बाकी जो है उसका वो एक नेचुरल रिदमिक साइकिल फॉलो करता है जो कि सनसेट के बाद उसको नींद आती है, सनराइज के साथ उसको उठना होता है। तो ह्यूमंस आर ह्यूमंस, आप उसको मशीन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वन साइज फिट ऑल का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। हर एक ह्यूमन का जो फैटिग लेवल होता है वो अलग होता है। The fatigue level of a human differs at different times of the day, and the circulation, that is the circadian law, comes into play in the hours that fall from the midnight to the sunrise. The numbers of the lengths a pilot performs during his duty period adds to the fatigue level. More than 60 years ago, a scientific study proved that the stress level during an approach to land, especially in the adverse weather conditions, can raise the heart level to more than 240 beats per minute. The adrenal glands kick in and body faces severe sugar depletion. Analysis of accident involving the highly experienced crew identified this as the cause, which is very, very dangerous reason. एक अलग कैटेगरी अगर स्टाफ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रहे कि देखो जो ग्राउंड स्टाफ होता है ना वो कैटेगरी अलग, और जो पायलट है वो कैटेगरी टोटल अलग है। जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनको हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिलती है और एनुअल जो लीव होती है वो मिलती है, लेकिन जो फ्लाइंग क्रू होता है उनको सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलती है और उनका जो एनुअल लीव होता है दैट्स इट। लेकिन अगर हम किसी सेफ एयरलाइंस के बारे में बात करें तो कम से कम 2 दिन की छुट्टी वो जरूर देते हैं जो कि इंडिया में नहीं है, right? Nothing prevents an airline from providing more rest days. तो ये जो फैटल एक्सीडेंट अभी मैंगलोर कोझिकोड में हुआ अक्टूबर 2020 में, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को पॉइंट आउट किया कि जो पायलट है वो मेडिकेशंस थे। ओ माय गॉड, दिस इज रियली डेंजरस, दिस इज सो बेसिक दैट पायलट्स वर ऑन मेडिकेशंस, इतने बुरे उनके हाल है। दिस इज नॉट कन्फाइंड टू फ्यू, ये ऐसा नहीं कि 1-2 पायलट की कहानी है, मोस्टली सबकी कहानी है। मतलब क्योंकि जिस तरह से वो वहां पे काम कर रहे हैं, पूरे हफ्ते में 6 दिन लगे हुए हैं, उनकी एक तरह से बॉडी को पूरी तरह से मेडिकेशन पे है और विदाउट मेनी बीइंग अफेयर कि उसकी कोई साइड इफेक्ट भी है कि नहीं है। हैविंग इंक्वायरीज विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द फाइंडिंग्स विल नॉट सेव द लाइव्स। क्लियर? सो ये पायलट का जो फैटिगनेस है उस पर एक छोटा सा डिस्कशन। Now coming to the last discussion of today's video, that is the Kachatibu controversy. ये एक आइलैंड है, देखो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ है और श्रीलंका कुछ इस तरह से यहाँ है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, पाक्स वे, जो कि स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होती है, आप बोल सकते हो सेपरेटिंग टू लैंड मासेस। ओके, तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि हमारे तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये डिबेट जो है फिर से चालू कर दिया है कि हमको ये कच्चतीवू आइलैंड श्रीलंका से वापस से चाहिए। ये एक अनइनहिबिटेड आइलैंड है जहां पे 14 नॉटिकल माइल जो है रामेश्वरम से उसकी दूरी। लेकिन वापस चाहिए का मतलब क्या है, यानी वो श्रीलंका का पार्ट कैसे बना अगर हमारे पास था तो। कहानी है जून 1974 में, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंदिरा गांधी जी का जो टाइम था और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया।
इस एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने बाउंड्री डिमार्केट की दोनों कंट्रीज के बीच में। दिस इज आवर कंट्री, दिस इज योर कंट्री। दोनों कंट्रीज के बीच में जो बाउंड्री है वो डिमार्केशन किया इन द हिस्टोरिक वाटर्स फ्रॉम पार्क स्ट्रीट टू द एडम्स ब्रिज। ज्योग्राफिकल लोकेशन जाके मैप में आप चेक करिएगा, यहाँ पे पार्क स्ट्रीट और यहीं पे आप एक एडम ब्रिज देखोगे। हिस्ट्री से भी आप इसको आराम से तो जो है उससे आप लिंक कर सकते हो। लेटर यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू हुआ। इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया, दैट boundary had been defined in conformity with the historical evidence, legal international principles and the precedents। यहाँ पे जो बाउंड्री जो डिसाइड हुई है वो हिस्टोरिकल एविडेंस की बेसिस पर हुई है, जितने भी इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल्स है या ट्रीटीज है उसके मुताबिक ये बाउंड्री जो है सेट हुई। It also pointed out that this boundary falls 1 mile off the western coast of the Kacha Kivu। इस बाउंड्री के हिसाब से ये जो आइलैंड है कम से कम इसके 1 माइल दूरी तक बाउंड्री जो है डिसाइड हुई। The pact brought to a close the talk held between two sides since October 1921। But how this important, how important has been to the fisher folk, मछली जो फिशरमैन है उनके लिए कितना जरूरी है। दोनों ही कंट्री में आपको हमेशा से आपने नोटिस किया होगा कि अब फिशिंग इशू है ही है। जो मछुआरे होते हैं वो तैरते तैरते कभी इनकी बाउंड्री में आ जाते हैं, उनकी बाउंड्री में आ जाते, कभी इंटेंशनली आते, कभी गलती से आते हैं, तो ये डिस्प्यूट हमेशा से चलता आ रहा है। तो फिशर folk ऑफ टू कंट्रीज हैव ट्रेडिशनली यूजिंग दिस आइलैंड फॉर फिशिंग। यहाँ पे जो फिशर फीचर है उसको एक्नॉलेज भी किया है 1974 के अग्रीमेंट। However, supplemented pact जो है 1976 में जो था उसमें clear cut mention था that the fishing vessel and fishermen of two countries shall not engage in the fishing in the historic waters, the territorial sea and exclusive। अब देखो मैं I'll not repeat this exclusive economic zone, you can directly see my previous videos, उसमें ये सब अच्छे से explain कर रहा है। Now ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका और इंडिया ने इस पर negotiate किया। What triggered the negotiation between the India and Sri Lanka? Sri Lanka claimed the sovereignty of the Kachativu on the ground that श्रीलंका कहता है कि भाई इस आइलैंड पे पूरा हमारा राइट है, वी आर सोवरेनिटी ऑन दिस। क्यों? इन्होंने क्या बोला, जब पोर्चुगीज ने इस आइलैंड को ऑक्यूपाई किया था 1505 के टाइम पे, तब उनका पूरी तरह से जुरिस्डिक्शन था यहाँ पे। और इंडिया का कंटेंशन क्या है, दैट erstwhile राजा ऑफ द रामनन हैड पोजीशन एज पार्ट ऑफ हिज जमीन। तो 1974 अग्रीमेंट में क्या हुआ, the present demand for the Kachativu retrieval traces its origin to the position that the pact generated in 1974। Don't go in this detail, right? आपको सबसे पहला याद रखना है श्रीलंका और आपके पास जो इंडिया है इसके बीच में जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है वो द पार्क स्टेट के बारे में, द एडम्स ब्रिज जो है उनके बारे में, एंड द कच्चा टीवी आइलैंड जो है वो कहाँ पे है, right? So you must remember these geographical locations more important in this। With respect to the names, आप water dispute को लेके यहाँ पे बात कर सकते हो, boundary dispute को यहाँ पे बात कर सकते हो। Yeah, so this is it for today। Please do subscribe our channel, like and share। Thank you so much।